एससी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम विशेषण के बारे में आपको पढ़ाएंगे और विशेषण के हर पॉइंटों को इसमें कवर करेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको विशेषण अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि जब तक हर बिंदुओं को आप नहीं समझेंगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तो आइए समय न लेते हुए आपको हम बताने जा रहे हैं विशेषण। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं विशेषण जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, यहाँ पर हिंदी में कहा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। इसका परिभाषा क्या बनता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए, यह एक लाइन का परिभाषा पहले तो दिमाग में रखना चाहिए कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जब इसकी परिभाषा आप जान गए कि यह किसकी विशेषता बताएगा, या तो संज्ञा की बताएगा या तो सर्वनाम का, जो कि हमने आपको पहले भी संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। और जो आप संज्ञा पढ़े हैं, सर्वनाम पढ़े हैं, उन्हीं का जो विशेषता बताएगा उसी को हम क्या कहेंगे, विशेषण। तो बहुत संक्षेप में आपको बताया गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक और चीज देखिए, विशेषण की दो स्थितियां आती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि विशेषण, तब विशेषण के यहाँ पर दो बातें निकल करके सामने आती है। पहला बात ये आता है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, बात समझिएगा, विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा उसको हम विशेष्य कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य। मतलब किसे विशेष्य कहेंगे, तो जो विशेषण की विशेषता, जो शब्द की विशेषता बताएगा, ठीक, उसको हम विशेष्य कहेंगे। जैसे आप पहले जैसे में समझ लीजिए, जैसे हम कह दिए कि लाल घोड़ा, यहां पर आपको एक शब्द दे दिए लाल घोड़ा। तो लाल घोड़ा में देखिए, यह जो घोड़ा है इसकी विशेषता कौन बता रहा है, लाल। तो लाल क्या होगा, तो विशेषण होगा। घोड़ा क्या होगा, विशेष्य होगा। तो यहाँ पर जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं, और जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण पहले आया है और विशेष्य क्या आया है, बाद में आया है। इसी तरह आप कह देंगे, जैसे कह देंगे नीला कमल। तो नीला कमल में ये जो कमल का फूल होता है उसकी विशेषता बता रहा है कि नीला। तो नीला क्या होगा, विशेषण होगा। कमल क्या होगा, विशेष्य होगा। तो कमल की विशेषता बता रहा है तो विशेष्य, और जो शब्द बता रहा है वो क्या होगा, विशेषण। आइए एक बहुत बेहतरीन पॉइंट जिसको आप समझेंगे। यहाँ पर सबसे बढ़िया पॉइंट क्या सामने निकल करके आ रहा है कि दो स्थितियां, विशेषण की दो स्थितियां होती हैं। विशेषण की दो स्थितियां होंगी, पहला स्थिति और दूसरा स्थिति। यहां पर देखिए, हम प्रकार नहीं बता रहे अभी, विशेषण की स्थितियां। तब विशेषण की दो स्थितियां होती है। एक स्थिति होती है आगे और दूसरा स्थिति होती है पीछे। इसका मतलब समझिए, विशेषण जब आगे आएगा, किसके आगे, विशेष्य के आगे। किसके आगे, विशेष्य अभी बताए हैं। तो जब विशेष्य के आगे आएगा कौन, विशेषण, तो जब विशेष्य के आगे आएगा विशेषण, तो उसको हम कहेंगे विशेष्य विशेषण। विशेष्य
विशेषण। देखिए विशेष से विशेषण किसको कहेंगे तो समझिएगा ध्यान से। जब विशेषण आगे आए, किसके आगे आए? विशेष्य के। तो जब विशेष्य के आगे आएगा तो उसको क्या कहेंगे? विशेष से विशेषण। जैसे आप यहीं पर अभी जाने हैं कि लिखे हैं लाल घोड़ा, लाल घोड़ा, तो यहाँ पर लाल घोड़ा लिख दिए तो लाल विशेषण है जो आगे आया है, घोड़ा क्या है? विशेष्य है जो बाद में आया है। तो जब विशेष्य के आगे क्या आ जाए? विशेषण आ जाए। तो जब विशेष्य के आगे विशेषण आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तो विशेष्य विशेषण। समझ में आ गया? अब यहाँ पर अगर विशेष्य के पीछे आएगा, अगर विशेष्य के पीछे आएगा क्या? विशेषण। तब विशेषण अगर विशेष्य के पीछे आएगा तो उसको हम कहेंगे विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। देखिए जब यहां पर पीछे आया तो इसको विधेय विशेषण, और जब विशेष्य के आगे आया विशेषण उसको विशेष्य विशेषण। एक इसका उदाहरण समझिए। जैसे कह दिए कि यह गाय काली है, गाय काली है, क्या लिख दिए? गाय काली है। तो गाय काली है तो यह बताइए इसमें गाय क्या है? तो विशेष्य है। गाय क्या है? विशेष्य है। और काली क्या है? तो यह विशेषण है। लेकिन बात यह है कि काली जो विशेषण है वो बाद में आया है, पीछे आया है। तो जब विशेष्य के पीछे आएगा विशेषण तो विधेय विशेषण, और जब यहाँ पर विशेष्य के आगे विशेषण आएगा तो उसको विशेष्य विशेषण। तो केवल आपको थोड़ा सा बात ध्यान देना है, आगे और पीछे। तो जब आगे आए तो विशेष्य विशेषण, और जब पीछे आए तो विधेय विशेषण। आया समझ में? आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा है आपका विशेषण की दो स्थितियां, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब बात आती है कि जो विशेषण होता है यह कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम विशेषण का भेद बताएं तो देखिए यहाँ पर विशेषण का भेद बताएंगे तो चार भेद होता है। पहला आता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, विशेषण। और दूसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण। इसके बाद तीसरा आप याद करेंगे सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह चौथा आएगा, चौथा आपका होगा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, विशेषण। अब देखिए चार तरह के विशेषण हो गए। अब चारों को एक एक करके समझना है। समझिए कि इस क्लास में हम इन चारों को कवर करेंगे और पूरा अच्छे ढंग से, ताकि आपको उसमें कोई कमी न रह जाए। तो चारों का नाम तो जान गए कि विशेषण चार तरह का, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो आइए एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। एक एक के बारे में क्या पढ़ेंगे? विस्तार से। देखिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण सबसे पहले आता है संख्या। यहाँ पर तो आपको कम बताना है। क्या कम बताना है? कि संख्यावाचक, संख्या माने संख्या को, और वाचक माने बताने वाला। तो जो विशेषण संख्या को बताता है या जो संख्या किसी शब्द की विशेषता बताती है उस संख्या को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कह देंगे कि जैसे पार्क में 5 बच्चे खेल रहे हैं, पार्क में 5 बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब बताइए पार्क में 5 बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो 5 बच्चे हैं ना, तो बच्चा क्या है? बच्चे क्या है? विशेष्य है, और 5 क्या है? विशेषण है।
अब विशेषण है तो किस प्रकार का है, तो चूंकि संख्या है तो यह क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। अभी कह दें कि मैदान में 4 बच्चे साइकिल चला रहे हैं तो वहां पर संख्यावाचक बच्चों की संख्या कितना बता रहा है, 4। अभी कह दे 5 आम, तो आम का संख्या बता रहा है कितना, 5। तो ये संख्यावाचक विशेषण आए, आप नाम से ही परिभाषा जान जाएंगे कि जो शब्द संख्या का, जो विशेषण संख्या हो, अर्थात जो शब्द जो विशेषता बता रहा हो क्या हो, संख्या हो। अगर संख्या है और विशेषता बता रहा है तो वो संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक, अब यहां पर एक स्थिति निकल करके आती है। क्या स्थिति बन रही है यहां पर कि जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनकी 2 स्थितियां होती हैं। 2 स्थितियां देखिए, 2 स्थितियां में एक होता है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, तो एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए अभी कहे हैं, जैसे में अभी लिखे थे कि पार्क में 5 बच्चे खेल रहे हैं, 5 बच्चे खेल रहे हैं। अब बताइए, तो 5 बच्चों में यह 5 जो संख्या है वो निश्चित है ना, तो 5 जब संख्या निश्चित है तो यहां पर निश्चित संख्यावाचक। लेकिन अगर इसी को हम अनिश्चित में कहें तो कहेंगे कि पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो बताइए यहां पर कुछ, तो कुछ निश्चित नहीं है, और यहां पर जब 5 बच्चे कह दिए तो 5 निश्चित संख्या है, और यहां पर पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो यहां पर कुछ अनिश्चित है। समझ गए। अब यहां पर थोड़ा सा एक बात ध्यान देना पड़ता है कि जो निश्चित संख्यावाचक होता है ना, तो ये निश्चित संख्यावाचक में भी कई स्थितियां आती है। जैसे आप उदाहरण समझ लिए तो एक बात यहां पर और समझिए कि जो निश्चित संख्यावाचक होता है इसके भी कंडीशन होते हैं। जैसे आप कहेंगे कि गणनावाचक, संख्या में आ जाएगा गणनावाचक, इसी तरह आ जाएगा आवृत्तिवाचक, इसी तरह आ जाएगा यहां पर गणना हो गया, क्रमवाचक हो जाएगा, क्रमवाचक। देखिए, तो गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक है ना, इस तरह के संख्याओं में बात आती है तो थोड़ा समझते चले। जैसे कहेंगे कि गणनावाचक, यहां पर 3 ही पहले लेते हैं। गणनावाचक, तो गणनावाचक में आप गणना करेंगे। जैसे कहेंगे गणना में कि 1 2 3 4, इस तरह करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये गणनावाचक में आ जाएगा। ठीक, अगर यहीं पर आवृत्तिवाचक कह दिए, आवृत्ति माने दोहराना, जैसे आप कह देंगे कि 3 गुना, तिगुना, चौगुना, दोगुना, तो 2 गुना, तिगुना, चौगुना, ये आवृत्तिवाचक में आ जाएगा। इसी प्रकार क्रमवाचक में पहला, दूसरा, जैसे कह दिए पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति तो क्रम बता रहा है, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। ठीक, इसी तरह आपका एक चौथा कंडीशन आता है समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक। तो देखिए समुच्चय का मतलब क्या होता है, समूह,
समुच्चय वाचक में समूह आता है जिसमें आप कहेंगे शताब्दी, शताब्दी, इसी तरह आता है सदी, सदी, इसी तरह आ जाएगा शताब्दी के बाद सदी होगा, सदी के बाद शतसई, शतसई 700 दोहों का समूह, शतसई बिहारी कवि की रचना। इसके बाद जो है इसी तरह दर्जन, दर्जन 12 संख्याओं का समूह दर्जन, तो ये समुच्चय को बताएगा। ठीक, तो देखिए इसी तरह आपका जो है आता रहता है गणनावाचक, आवृत्तिवाचक। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखेंगे तो निश्चित संख्यावाचक में ये आएगा, तो इसको आप क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। तो ये अब तक बता रहे थे क्या, संख्यावाचक विशेषण। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा विशेषण। दूसरे विशेषण में आपका आएगा यहां पर परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए परिमाण, अगर हम आपको एक चीज बता दें कि परिमाण का संधि विच्छेद क्या होता है, तो परि प्लस मान, परि प्लस मान, परि प्लस मान बराबर होता है परिमाण। क्यों? क्योंकि जब 9 के आगे री र स आता है तो जो 9 है वो अड़ में बदल जाता है, इसलिए आगे रो आया है तो 9 कहाँ बदल जाता है, अड़ में। परि माने होता है चारों ओर, मान माने उसका मान वैल्यू, तो चारों ओर का मान क्या कहलाता है, परिमाण या परिमाण। अब देखिए विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं, तो वह शब्द जो मात्रा को बताए, माप तौल को बताए। तो जो शब्द परिमाण अर्थात माप तौल, देखिए यहां पर माप या तौल, तौल या मात्रा को बताए, तो जो शब्द माप या तौल या मात्रा के माध्यम से किसी की विशेषता बताता है तो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे आप कह दिए कि, जैसे आप देखिए यहां पर कह दिए कि 5 कुंतल चावल, 5 कुंतल चावल, तो यहां पर आपने 5 कुंतल चावल का चावल का परिमाण बता दिया 5 कुंतल। ठीक, 5 कुंतल जो चावल है, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर मात्रक हो, देखिए अगर मात्रक लगा हो, मात्रक लगा हो, ठीक, तो मात्रक लगा हो तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्योंकि आप कहेंगे कि सर संख्या तो आया है तो ये संख्यावाचक होना चाहिए, तो संख्या के साथ साथ क्या आ गया है, मात्रक आ गया है। और जब मात्रक या यूनिट या इकाई इसको कहते हैं, अगर आ गया है तो वह माप तौल को बताएगा अर्थात मात्रा को बताएगा, इसलिए यह परिमाणवाचक होगा। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि 5 कुंतल चावल में कुंतल अगर हटा दिया जाए, तो कुंतल हटा दिया जाए तो है 5 चावल, अब ये संख्यावाचक हो जाएगा। लेकिन अगर 5 किलोग्राम भी कह दे यहाँ पर कि 5 किलोग्राम चावल, तो 5 किलोग्राम भी मात्रक आ गया ना, तो ये वैल्यू बताने लगा, तो पूरा परिमाण बताने लगा, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब बात आती है कि जैसे संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित, उसी तरह परिमाणवाचक में भी आता है निश्चित और अनिश्चित। तो परिमाणवाचक में भी 2 कंडीशन, एक पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और दूसरा बताएंगे अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। देखिए यहां पर कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक, जैसे अभी हमने कहा, जैसे देखिए यहां पर कि निश्चित परिमाणवाचक में हमने कहा कि अगर कह दिया जाए ना कि 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, ये बताइए
यहाँ पर 1 लीटर दूध, तो जब लीटर आ गया मात्रक आ गया तो ये परिमाण बताएगा। ठीक, तो 1 लीटर दूध इसका परिमाण बता रहा है। लेकिन अगर इसी को अनिश्चित में लिया जाए तो अनिश्चित परिमाण में कहेंगे कि थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, बोलिए थोड़ा दूध कह दिए तो थोड़ा क्या बता रहा है, अनिश्चित। और वही 1 लीटर दूध कह दिए तो ये निश्चित कर रहा है। तो थोड़ा दूध कह दे, पर्याप्त दूध कह दे, जैसे कह दिया कि 5 लीटर दूध है, कोई आया कह दिया कि ये तो पर्याप्त दूध है, तो पर्याप्त दूध की बात करेगा तो अनिश्चित, और 5 लीटर दूध की बात करेगा तो निश्चित परिमाणवाचक। इसी आधार पर आप पकड़ लेंगे बात को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तीसरा। तो देखिए परिमाणवाचक के बाद आपका तीसरा बनता है विशेषण, तीसरा है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। देखिए ये बहुत आसान होता है। सार्वनामिक में आप जानते हैं सर्वनाम, और जब सर्वनाम जानते हैं तो सर्वनाम ही जब क्या बताए, विशेषता बताए। तो सर्वनाम आप जानते हैं कितने होते हैं हिंदी में, तो हिंदी में पढ़ाए हैं कि सर्वनाम 11 होते हैं। ठीक, और सर्वनाम जब विशेषता बताए किसी शब्द की तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण, जैसे समझिए, जैसे में यह किताब है, यह किताब है, तो यह किताब है, तो यहाँ पर यह क्या है, सर्वनाम है। और किसकी विशेषता बता रहा है, किताब का, तो किताब यहाँ पर विशेष्य हो गया, और यह क्या हो गया, सर्वनाम है, तो सर्वनामिक विशेषण। वह स्टूल है, तो स्टूल की विशेषता है कि वह, और वह क्या है, सर्वनामिक विशेषण। अब इस सर्वनामिक विशेषण में 2 स्थितियां आती हैं। सर्वनामिक विशेषण भी 2 तरह का होता है, एक मूल होता है और दूसरा यौगिक। देखिए एक मूल सर्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। देखिए मूल सर्वनामिक, मूल का मतलब क्या होता है, उसका मेन जड़, अर्थात सर्वनाम कितने होते हैं, 11। तो जो 11 सर्वनाम है वही मूल सर्वनाम है। 11 सर्वनाम में मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें बताए हैं 11 सर्वनाम में एक बार काउंट कर लीजिए, मैं, तू, आप 3 हो गया, यह, वह 5 हो गया, जो, सो 7 हो गया, कौन, क्या 9 हो गया, कोई, कुछ 11 हो गया। तो इस प्रकार 11 सर्वनाम अगर आएंगे, जैसे कि आपको मैं लिख कर दिखा दूं, मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, इसके बाद यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, कुछ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये मूल सर्वनाम है। यह जब किसी विशेषण का कार्य करे तो वह मूल सर्वनामिक विशेषण। इसी का बदला हुआ रूप यौगिक सर्वनामिक, जैसे मैं का होता है मैंने, मैंने, मुझको, मुझसे, इसी तरह मैंने हो गया ना। इसी तरह तू का आता है, तो तू होता है तूने, तुझे, तुझ में, तुझको। इसी तरह आप में, आपको, आपसे, यह का इसको, उसको। एक उदाहरण देते हैं यहां पर, जैसे कह दे यह, जैसे आपको कह दे किसका, किसका घर है, किसका घर है, केवल इतना ही, किसका घर है। तो किसका, किसका रूप है, कौन का, तो कौन मूल सर्वनाम है, कौन का यह बदला हुआ रूप है किसका एक वचन में, और यह किसकी विशेषता बता रहा है, घर का। तब किसका, मैंने, तूने, चाहे एक संक्षेप चीज बताएं,
अगर मूल सर्वनाम 11 को छोड़कर उसका बदला हुआ कोई भी रूप आ जाए, जिसने, जिसको, जिससे, तुमने, हमको, ठीक, जिसने, यहाँ पर किसी ने, किसी को, अगर इस तरह का आ जाए तो क्या होगा? यौगिक सर्वनामिक। ठीक, तो ये आप समझ लीजिए कि सर्वनामिक विशेषण में मूल सर्वनाम आते हैं और यौगिक सर्वनाम। अगर यह विशेषता बताते हैं तो जो जिस कैटेगरी का रहेगा उस तरह का सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट चौथा है, चौथा आपका आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, देखिए गुणवाचक विशेषण। ठीक, गुणवाचक विशेषण जो है आपके, देखिए नाम से ही लगता है कि जब संज्ञा सर्वनाम के गुणधर्मों को, स्वभावों को जो शब्द बताता है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार और सुनिए, गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? तो जब कोई शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुणधर्म को, उसके स्वभाव को बताए, उसको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक, गुणवाचक विशेषण में स्थितियां आती हैं, जैसे आप कह देंगे दशाबोधक। दशाबोधक, दशा को बताने वाला। ठीक, इसी तरह दूसरा आता है यहां पर कालबोधक। कालबोधक, काल माने समय को बताने वाला। इसके बाद आता है आकार बोधक, आकार को बताएगा, आकार बोधक। इसी तरह आएगा रंग बोधक, रंग बोधक जो रंग को बताएगा। ठीक, इसके बाद आपका पांचवा यहां पर आएगा जैसे गुणबोधक, गुण को बताएगा, गुणबोधक। जैसे सुनिए दशाबोधक, तो दशाबोधक में आप कहते हैं जैसे वृद्धावस्था, तब वृद्ध ये दशा है, युवा क्या है? दशा है, युवा व्यक्ति। इसी प्रकार आप और क्या कह देंगे? तो जैसे कह देंगे दशा में कि ये तो वृद्ध हो गया, युवा हो गया। ठीक, वृद्धावस्था, युवावस्था ये दशा को बताते हैं। इसी तरह और भी शब्द आएंगे, जैसे आप कह देंगे ना कि रोगी, रोगी या स्वस्थ कह दिए, स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ठीक, स्वास्थ्य। तो यहां पर नहीं, स्वास्थ्य नहीं होगा, स्वस्थ होगा। स्वस्थ व्यक्ति, तो व्यक्ति की दशा को बता रहा है कि स्वस्थ है। इसके बाद कालबोधक, काल का मतलब होता है क्या? समय। और समय में जैसे कह देगा नया, पुराना। देखिए जिसका समय कम है, माने वो कम दिनों का है तो नया, अधिक समय का है तो पुराना। इसी तरह ताजा आएगा, ठीक, प्राचीन आएगा। ये आपका समय बताएंगे कि प्राचीन माने बहुत पुराना, बहुत समय का। इसी तरह आकार बोधक, आकार बोधक में आकार को बताएगा। जैसे कहेंगे गोल मेज, तो गोल आकार बताएगा। चौकोर मेज, तो चौकोर आकार बताएगा। इसी तरह कहेंगे तिकोना, जिसका 3 कोण हो, आकार बताएगा, तिकोना। तो ये आकार बोधक है। रंग बोधक आप समझ रहे हैं, रंग में जैसे लाल घोड़ा, लाल कलम या पीला फूल, है ना। इसी तरह कह देंगे कि काला कपड़ा, तो लाल, पीला, काला, हरा, नीला, ये सब क्या आते हैं? रंग बोधक। इसके बाद आपका गुण बोधक आता है। तो गुण में जैसे कहते हैं अच्छा व्यक्ति, अच्छा, भला, बुरा, भला, बुरा। इसी तरह और शब्द जानेंगे, जैसे पापी, पापी, कपटी, कपटी। तो यहाँ पर ये शब्द क्या है? गुण बोधक को बताएंगे। तो सुनिए, अगर इन चारों में से कोई भी आ जाए तो सब गुणवाचक विशेषण होगा। लेकिन और गहराई से पूछ दिया तो आप बता देंगे दशाबोधक, कालबोधक, आकार बोधक, रंग बोधक और गुण बोधक। तो ये आपका विशेषण का चारों प्रकार रहा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक जरूर करें। धन्यवाद।